नमस्कार। आज हम विश्व के भूगोल में अक्षांश व देशांतर टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है: खगोलीय स्थिति व भौगोलिक स्थिति। खगोलीय स्थिति को अक्षांश व देशांतर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है जिस पर अक्षांश व देशांतर का जाल बना होता है। अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे अक्ष कहा जाता है। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। यहाँ पर देखते हैं, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर रेखाएं खींची जाती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यहाँ पर ये पृथ्वी है और ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ये इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये मैप है और इस मैप में देखते हैं कि यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, जो 3 महासागरों में से गुजरती है। एक प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर। ध्यान रखना, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। पृथ्वी गोल है तो यहाँ पर इधर बढ़ेंगे तो ये क्षेत्र आ जाएगा और यदि इस क्षेत्र से इधर जाएंगे तो ये क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके ऊपर वाला ये जो गोलार्ध है इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, जबकि इस रेखा के दक्षिण में एक जो गोलार्ध है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है और कर्क रेखा है। यह 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। एक ये जो महाद्वीप है इसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 अफ्रीका महाद्वीप और 3 एशिया महाद्वीप। इनमें से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ विश्व के मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो स्थिति दिखाई दे रही है यह भारत की स्थिति है और भारत के मध्य से जो रेखा गुजर रही है यह रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर अपन ने देखा ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे विषुवत रेखा कहा गया है। यह रेखा है ये 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। 3 ही तो महासागर हैं और 3 ही महाद्वीप हैं। महाद्वीपों के नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। यहाँ पर ये जो द्वीप नज़र आ रहे हैं यह इंडोनेशिया का क्षेत्र है और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में आता है। इसका अर्थ हुआ भूमध्य रेखा है वह एशिया महाद्वीप में से गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ये मकर रेखा खींची गई है। मकर रेखा 3 महाद्वीपों में से जाती है। 3 महाद्वीप हैं, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 2 अफ्रीका महाद्वीप, 3
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इनमें से मकर रेखा जाती है। और मकर रेखा मैप में देखें तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। में देखें ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और ये आर्कटिक रेखा है, यह 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। और ये 3 महाद्वीप हैं, उनमें एक महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 यूरोप महाद्वीप, 3 एशिया महाद्वीप। आर्कटिक रेखा 3 महाद्वीपों में से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। इसके बाद में अपन देखें यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, जो एक महाद्वीप में से गुजरती है। और यहाँ पर जिस महाद्वीप में से गुजर रही है उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्र है, इसमें से गुजरती है। इससे आगे बढ़ें, यहाँ पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा है, यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके पूर्व में जो स्थित है उसे कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, और इसके जो पश्चिम में क्षेत्र है उसे कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध की बात करें, यहां पर पहले देखते हैं कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। उनमें 1 नंबर महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, 2 अफ्रीका महाद्वीप, 3 अंटार्कटिका महाद्वीप। ये नीचे जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसमें से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। पृथ्वी पर 3 महाद्वीप ऐसे हैं जो दोनों गोलार्धों में हैं। दोनों गोलार्धों का अर्थ है यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र है, ये पूर्वी गोलार्ध में भी है और पश्चिम में भी है। अफ्रीका का भाग पूर्वी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी गोलार्ध में भी है। और अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह पूर्वी गोलार्ध में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में भी है। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। इसके आधार पर देखें तो कितने महाद्वीप ऐसे हैं जो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में हैं। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में कितने हैं? तो 2 हैं, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 यूरोप महाद्वीप। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में हैं? पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में 2 हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप ऐसे हैं जो पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में हैं? पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में हैं, एक एशिया महाद्वीप, 2 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं जो पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में हैं? 2 हैं, एक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181 हैं। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं 179 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, जो रेखा नहीं होती बल्कि एक बिंदु होता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, जो रेखा नहीं होती बल्कि बिंदु होता है। यहां पर यही बताया गया है कि ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची जा रही हैं। उन रेखाओं का नाम है अक्षांश रेखाएं। और मध्य में जो अक्षांश रेखा खींची गई 0 डिग्री, उसे कहा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस रेखा से अपन उत्तर की ओर जाएंगे
तो जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वह लंबाई कम होती जाएगी। और यहां पर अपन देखें लंबाई लास्ट में जाकर के लास्ट में जो 90 डिग्री आएगा 90 डिग्री वह एक बिंदु बन जाएगा। ये 90 डिग्री है वो लास्ट में क्या हो गया, बिंदु बन गया। इसका अर्थ ये हुआ रेखा कहां तक रही, रेखा बनी 89 और नीचे रेखा कहां बनी 89, क्योंकि 90 डिग्री बिंदु बन गया, रेखा नहीं बनी। 89 रेखाएं दक्षिण में बनी, 89 रेखाएं उत्तर में बनी और एक बीच में रेखा बनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक रेखा मध्य में है, 89 ऊपर हैं, 89 नीचे हैं। 89 प्लस किया इनको तो इनका उत्तर कितना आएगा, वह अक्षांश रेखाएं हैं और इनका किया तो कितना आया 179। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखें अपन ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है और ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। यहां पर यदि मैप की बात करें, ये मैप है और इस मैप में यदि अपन अक्षांश रेखाएं देखें तो मैप में अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वह लंबाई समान है। ये देखो समान लंबाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में 90 डिग्री अक्षांश रेखा है वह बिंदु नहीं बनकर क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। इसका अर्थ ये हुआ मानचित्र पर जो रेखाएं देखें तो मानचित्र पर एक रेखा बीच वाली 0 डिग्री वाली हो गई और 90 रेखाएं ऊपर हैं और 90 रेखाएं नीचे हैं, एक बीच में है। इसका अर्थ हुआ मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो 181 होती हैं। जबकि ग्लोब पर कितनी होती हैं, तो ग्लोब पर होती है 179। क्यों हुई, क्योंकि यहां पर अपन ने देखा ये 0 डिग्री है, उससे ऊपर चले तो यहां पर 89 तक ही हैं और यहां पर 89 हैं और एक बीच में है। इनको अपन ने प्लस किया तो क्या हुआ 179 हुआ। नेक्स्ट, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कटिबंध या जोन कहा जाता है। यहां पर अपन देखते हैं ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखा है, ये दूसरी अक्षांश रेखा है। ये दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहा जाता है। इसी प्रकार से ये दो रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है वह जोन या कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जोन या कटिबंध कहलाता है और दो देशांतरों के मध्य क्या कहलाता है, उसे कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जोन कटिबंध है और उसे कहा दो देशांतरों के मध्य है, उसे गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, औसत दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 110.6 किलोमीटर, ध्रुवों पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.7 किलोमीटर होती है। कहने का अर्थ यह निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है परंतु नाम मात्र बढ़ती है। नेक्स्ट, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की कोणात्मक दूरी दर्शाती हैं। यहां पर एक बार समझना, ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर यहां पर ये मध्य वाला बिंदु है। इस बिंदु से अपन ने कोण बनाया और यहां से ये कोण बनाया 23.5 डिग्री का और यहां पर इधर अपन ने कोण बनाया 23.5 डिग्री का, ये 23.5 डिग्री का।
ये जो कोण बना, इस प्रकार से कोण बना, तो यहां पर ये 23.5 डिग्री जहां बिंदु पर कोण बना, इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया अपन ने, तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा बन गई। इसी प्रकार से यदि अपन ने मध्य से यहां से 66.5 डिग्री का कोण बनाया, इधर ये 66.5 डिग्री का कोण है, और इस तरफ अपन ने 66.5 डिग्री का कोण बनाया, ये 66.5 डिग्री, जहां कोण बना ये दोनों बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को अपन ने मिला दिया, और जहां मिलाया वह क्या, कौन सी रेखा बन गई, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बन गई। इसी प्रकार दक्षिण में ये बिंदु है मध्य, यहां से अपन ने 66.5 डिग्री का कोण बनाया, यहां 66.5 डिग्री का कोण बनाया, ये कोण यहां से बना रहे हैं, ये 66.5 डिग्री, और यहां पर ये 66.5 डिग्री ये बनाया। जहां कोण बना ये दो बिंदु आए अपन ने, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया और मिलाया तो उसका कोण बना 66.5 डिग्री। इसे अपन ने नाम दे दिया 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसे अपन ने कह दिया अंटार्कटिक रेखा। अपन समकोण बनाते हैं, यहां पर ये अपना बिंदु है और यहां से अपन ने 90 डिग्री का कोण बनाया, यहां पर जहां 90 डिग्री का यहां कोण बनाया, यहां पर ये समकोण बना, इसको अपन ने नाम दे दिया 90 डिग्री अक्षांश रेखा। ये उत्तर में है इसलिए इसने अपन नाम दे दिया उत्तरी अक्षांश रेखा। और यदि अपन इसको दक्षिण में बनाते, यहां पर इसको दक्षिण में बनाते, यहां पर ये जो मध्य केंद्र है, इस केंद्र से 90 डिग्री का ये कोण बनाया, ये 90 डिग्री का अपन ने समकोण बना, तो ये 90 डिग्री जहां पर गया ये दक्षिणी दिशा में है, तो यहां पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको अपन ने नाम दे दिया दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। यहां मैप में यही बताया गया है कि ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मध्य में जो रेखा खींची जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ध्यान रखना ये वर्त बनते हैं यानी एक गोला बनता है, सामने पूरा गोला लगेगा इसके, इसे कह दिया व्रत। और अक्षांश रेखाओं का जो सबसे बड़ा व्रत होता है वह होता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ा व्रत बनाती है, और सबसे जो छोटा व्रत बनता है वह बनता है 89 अक्षांश रेखा है, वह सबसे छोटा व्रत बनाती है। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों में से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा 3 महाद्वीपों में से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अक्षांशीय व्रत में सबसे बड़ा व्रत भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश का होता है, और अक्षांशीय व्रत में सबसे छोटा व्रत 89 डिग्री अक्षांशीय व्रत होता है। नेक्स्ट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को करक रेखा कहा जाता है। करक रेखा 3 महाद्वीपों में से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। करक रेखा पर स्थित एशिया महाद्वीप के देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम, लाओस, ताइवान, यानी एशिया महाद्वीप के 10 देशों से करक रेखा गुजरती है। करक रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा या वर्त को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। आर्कटिक रेखा पर स्थित 3 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वर्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वर्त एक महाद्वीप में से गुजरती है और उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहां पर मैप में देखें, यही चीज बताई गई है कि यहां पर यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में से गुजरती है। यहां मैप में देखना, यहां पर मैप में देखेंगे, यहां पर यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, और यहां पर यह जो रेखा खींची अपन ने, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, नहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे अपन ने नाम दिया ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहां पर ए वाली स्थिति बनी, बी, सी और डी, ये 4 अंश बन गए। इन चारों में अपन नाम दें तो यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध है और इसका नाम दे दिया अपन ने उत्तरी, और ये देशांतर के आधार पर है पूर्वी, ये उत्तरी पूर्वी है। ए वाली स्थिति है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। बी वाली स्थिति में दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है। सी वाली स्थिति में दक्षिण पश्चिम गोलार्ध है और डी वाली स्थिति में उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध है। यदि भारत की स्थिति देखें यहां पर कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत यहां पर, ये जो भारत आकृति है ये भारत है और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यहां पर मैप में एक स्थिति और देखना, यहां पर ये एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, यह उत्तरी पूर्वी भाग में भी है, ये उत्तरी पूर्वी भाग, ये दक्षिणी पूर्वी भाग में भी है और यह उत्तरी पश्चिमी भाग में भी है। परंतु ध्यान रखना, इसका हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी भाग में नहीं आता है, इस भाग में इसका विस्तार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह जल में स्थित है और जल किसका है? आर्कटिक महासागर का जल है। मैप में देखें अपन, यहां पर यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह उत्तरी ध्रुव महासागर है, या इसे कहा जाता है आर्कटिक महासागर कहा जाता है। यह आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है। और यह जो 0 डिग्री बिंदु बनता है, यह 90 डिग्री उत्तरी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो बिंदु बनता है यह इसी महासागर में बनता है। कहने का अर्थ है जल में बनता है। और यहां पर यही बताया गया है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है जो आर्कटिक महासागर यानी जल में स्थित है। दूसरी बात, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, यानी स्थल में स्थित है। मैप में देखें अपन तो यहां पर यह 0 डिग्री है और 0 डिग्री यहां पर लास्ट में जाएगा नीचे, यानी 90 डिग्री यहां 90 डिग्री दक्षिण में जो बनेगा नीचे की तरफ वह महाद्वीप में बनेगा और इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्योंकि यहां पर जो मैप में बना हुआ है यह मैप में स्थिति बनी हुई है 80 डिग्री और यहां अपन 10 और नीचे जाएंगे तो नीचे स्थल नजर आएगा। यहां मैप देखते हैं, यह अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 2 बिंदु हैं। एक बिंदु है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा है दक्षिणी
90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव है। ये जो दक्षिण में है, ये जो दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यह स्थल में है। स्थल का मतलब है महाद्वीप में है। और कौन से महाद्वीप में है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। जबकि यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये जल में है और ये जल महासागर का है। किस महासागर का है? आर्कटिक महासागर का है। और आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर अक्षीय झुकाव 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी 0 होती है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी है वह कितनी होती है? 0 होती है। और भूमध्य रेखा पर अक्षीय झुकाव है, उसका मान भी 0 होता है। भूमध्य रेखीय वृत्त पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। इस कारण इस वृत्त को वृहत वृत्त की संज्ञा दी जाती है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। यहां पर मैप में देखते हैं। अब एक बार समझने की कोशिश करना। यह अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यह जो रेखा खींची अपन ने, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहां पर दूसरी रेखा खींची 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। तीसरी रेखा खींची 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी पृथ्वी पर, तो सीधी कहां गिरेंगी? ध्यान रखना, ये जो मध्य वाला क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। इसके अलावा ऊपर जो क्षेत्र नजर आ रहा है और इस रेखा के इनके बीच में नीचे जो क्षेत्र नजर आ रहा है, वहां पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरेंगी। इस भाग में सूर्य की किरणें और नीचे वाले भाग में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरेंगी। अब भारत की तरफ नजर डालते हैं। यहां पर यह अपना भारत है। यहां इस भारत पर नजर डाली तो भारत को देखते हैं, तो भारत का कुछ भाग, ये वाला जो भाग है, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये भाग नीचे की ओर है। और यहां पर ये जो भाग है, ये भाग ऊपर की ओर नजर आ रहा है। यहां पर ये जो ऊपर नजर आ रहा है, यहां पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरेंगी। यानी भारत का वह क्षेत्र जो कर्क रेखा से ऊपर है, ये ऊपर की ओर है, वहां सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं। भारत के वे राज्य जो कर्क रेखा से पूर्णतः ऊपर हैं, जिस प्रकार से समझते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये जो क्षेत्र हैं, ये कर्क रेखा से पूर्णतः उत्तर की ओर स्थित हैं। तो इन क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं। तिरछी गिर सकती हैं, गिर सकती नहीं, तिरछी गिरती हैं, परंतु सीधी नहीं गिरती हैं। और जो क्षेत्र कर्क रेखा पर है, उसमें सूर्य की किरणें उसके जस्ट नीचे एक बार गिरेंगी। और नीचे का अर्थ यहां पर यह है, मैं ये जो लाइन खींच रहा हूं, ये जो लाइन खींची है, इस लाइन के नीचे बिल्कुल सीध में कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे की ओर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी गिरती हैं। कोई व्यक्ति कर्क रेखा पर खड़ा है और 21 जून को खड़ा है, तो उस पर सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी।
21 जून के अलावा यदि व्यक्ति कर्क रेखा पर खड़ा है और 21 जून के अलावा कभी भी सूर्य की किरणें उस पर सीधी नहीं गिरेंगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति, ये जो महाद्वीप देखते हैं अपन यहां पर, ये महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, यहां पर ये देखिए ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप को देखकर बताइए सूर्य की किरणें यूरोप महाद्वीप में सीधी कब गिरती हैं। तो ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं, क्योंकि यूरोप महाद्वीप का कोई भी क्षेत्र है वह इस भाग में स्थित नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र इस भाग के मध्य स्थित होगा वहां सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी। और सूर्य की किरणें इस भाग में सीधी गिरती हैं तो यहां तापमान अधिक रहेगा। तो ये कटिबंध है जिसका नाम है उष्ण कटिबंध। यहां पर देखते हैं ये 66.5 डिग्री है, यहां पर देखना ये 66.5 डिग्री है। इसके ऊपर यहां पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी गिरती हैं, इसका मतलब यहां पर तापमान कम पहुंचता है। इस कटिबंध को कहते हैं अपन शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहां पर है? 66.5 से लेकर के 90 के मध्य जो कटिबंध है उसे कहते हैं शीत कटिबंध। और यह इसी प्रकार नीचे भी 66.5 से 90 के बीच में ये जो कटिबंध होगा यह कटिबंध होगा शीत कटिबंध। यदि आपसे पूछा जाए शीत कटिबंध किन अक्षांशों के मध्य है, तो शीत कटिबंध 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में है। जबकि यहां पर देखें ये दोनों वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र देखते हैं अपन, ये जो क्षेत्र अपन ने देखा इस क्षेत्र में शीत का प्रभाव भी रहता है और उष्ण का प्रभाव भी रहता है, इस कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं, 23.5 डिग्री दोनों तरफ 23.5 डिग्री के मध्य जो कटिबंध है उसका नाम दिया उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह शीतोष्ण कटिबंध है। जबकि 66.5 से 90 के बीच में जो कटिबंध है वह कटिबंध शीत कटिबंध है। पृथ्वी पर 3 कटिबंध पाए जाते हैं। यदि पूछा जाए भारत कितने कटिबंधों में है, तो भारत का ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र ये पूरा उष्ण कटिबंध में आता है, और यहां पर ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो भारत 2 कटिबंधों में है, ये कटिबंध आ गया शीतोष्ण कटिबंध और ये नीचे वाला कटिबंध आ गया उष्ण कटिबंध। भारत 2 कटिबंधों में स्थित है, शीत कटिबंध में स्थित नहीं है। ध्यान रखना, एक अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था राजस्थान का या भारत का कौन सा क्षेत्र है जो शीत कटिबंध में आता है, तो कोई भी क्षेत्र है वह शीत कटिबंध में नहीं आता है। कहने का अर्थ यह है भारत का कोई भी क्षेत्र, राजस्थान का कोई भी क्षेत्र है वह शीत कटिबंध में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। विश्व के 3 महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। विश्व के 2 महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। विश्व के 2 महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश, वे देश जो भूमध्य रेखा पर हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ये 3 देश हैं जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं और इनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति और अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति और अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल
और कोरियोलिस बल है वह न्यूनतम होता है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा, पीछे कुछ रह तो नहीं गए, देखना एक बार, ये चलो हो गया। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश, यानी अफ्रीका महाद्वीप के देश जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, साओ तोमे प्रिंसेप द्वीप जो अटलांटिक महासागर में है, गेबोन, कांगो बेसिन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित एशिया महाद्वीप के द्वीप, 1 मालदीव, 2 इंडोनेशिया, 3 किरिबाती। इंडोनेशिया का क्षेत्र है सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, ये इंडोनेशिया देश के द्वीप हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है 21 जून को। ये 21 जून की बात कर रहा है। यहां पर ये कह रहा है, यहां पर ये समझना, ये 2 गोलार्ध हैं। यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला ये जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो नीचे वाला गोलार्ध है यह दक्षिणी गोलार्ध है। अब ये कह रहा है कि सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिर रही हैं, और कर्क रेखा पर सीधी कब गिरती हैं? 21 जून को गिरती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी गिरेंगी। उस दिन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात 21 जून। भारत में दिन रात की अवधि बराबर होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट, कर्क रेखा पर स्थित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश मेक्सिको, बहामास, हवाई द्वीप। कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश पश्चिम सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, चाड। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। नासिर झील अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में है, और नासिर झील में से कर्क रेखा गुजरती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में झील है जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है? नासिर झील है, उस देश का नाम है मिस्र। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा व तंजानिया देश में स्थित है, और विक्टोरिया झील में से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है और युगांडा तंजानिया देश के मध्य स्थित है। इसमें से कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा अथवा विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा, तीनों नाम एक ही रेखा के हैं, गुजरती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है जिसे जायरे नदी कहा जाता है, और यह अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है जो एशिया महाद्वीप की नदी है। यहां पर मैप में देखें, यह मैप है, और इस मैप में देखते हैं यहां पर यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। यहां पर यह दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, यहां पर इस क्षेत्र में है जो अफ्रीका महाद्वीप का देश
क्षेत्र है। जायरे नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, यहां पर है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है और अपना जल अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ले जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे करक रेखा कहा जाता है, और यहाँ पर यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में जो गोलार्ध है उसे उष्ण गोलार्ध कहा जाता है, यानी उष्ण क्षेत्र कहलाता है। ये करक रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, टोंगा। विश्व का एकमात्र देश जिसमें से भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती हैं, ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, एकमात्र देश है जिसमें से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। दोनों कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं। यहां पर यह जो क्षेत्र है ये ब्राजील देश है, ये ब्राजील देश का क्षेत्र है, और इस ब्राजील देश में से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ये भूमध्य रेखा गुजर रही है और यहां पर यह मकर रेखा गुजर रही है। विश्व का एकमात्र देश है ब्राजील जिसमें से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। जबकि विश्व का एकमात्र महाद्वीप है, ये एकमात्र महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। इस अफ्रीका महाद्वीप में से 4 रेखाएं गुजरती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे करक रेखा कहा जाता है। ये चारों रेखाएं हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप में से गुजरती हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसमें से करक रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, वह अफ्रीका महाद्वीप है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। सह अक्षांश किसे कहा जाता है? किसी अक्षांश को 90 डिग्री अक्षांश से अंतर उस अक्षांश का सह अक्षांश कहलाता है। कहने का अर्थ यह है, किसी अक्षांश का 90 डिग्री अक्षांश से अंतर करते हैं तो जो उत्तर आता है वह सह अक्षांश कहलाता है। जैसे करक रेखा का सह अक्षांश क्या है? करक रेखा का सह अक्षांश है 66.5 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री अक्षांश है, उसमें से 23.5 डिग्री अपन ने माइनस किया, उत्तर आया 66.5 डिग्री अक्षांश। सह अक्षांश के साथ उत्तर या दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखना, सह अक्षांश के साथ में उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश नहीं लगाना है। प्रश्न, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश बताओ। 90 डिग्री अक्षांश में से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माइनस किया, 0 डिग्री अक्षांश आया। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का सह अक्षांश बताओ। 90 डिग्री अक्षांश में से 50 माइनस किया, आया 40 डिग्री अक्षांश है, यह सह अक्षांश बना। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी होती जाती है। अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किसी अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई की लगभग आधी होती है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश अथवा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा से लगभग आधी रह जाएगी, तो वह होगी 60 डिग्री अक्षांश। 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई की लगभग 1/6 होती है। पृथ्वी पर सूर्य ताप का वितरण अक्षांशों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। भूमध्य रेखा की पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी 0 होती है। अक्षांश रेखाओं के आधार पर कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश रेखाओं के आधार पर किसी स्थान का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है: उष्ण, शीतोष्ण, शीत कटिबंध। यहां मैप में देखें, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाएगा उष्ण कटिबंध। 66.5 से ऊपर का जो क्षेत्र है ये शीत कटिबंध, और यहां पर ये 66.5 है, ये 66.5 है, इसके नीचे वाला कटिबंध शीत कटिबंध। और मध्य में यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है 23.5 से 66.5 दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 ये शीतोष्ण कटिबंध है। नेक्स्ट, यहां पर ये बताया गया है ये पृथ्वी है, यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनके मध्य में ये जो कटिबंध है यह उष्ण कटिबंध है, जबकि ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य में यहां पर ये शीतोष्ण कटिबंध है और ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह शीत कटिबंध है, यह शीत कटिबंध है और ये दोनों गोलार्धों में है। शीत कटिबंध कहां पर स्थित होता है? शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंध का क्षेत्र है, यहां पर ये शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध है यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित होता है। उष्ण कटिबंध कर्क वर्त तथा मकर वर्त के मध्य सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहां तापमान अधिक पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री अक्षांश वर्त से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश वर्त के मध्य क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। शीत कटिबंध 66.5 डिग्री अक्षांश वर्त से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र है, वह शीत कटिबंध में आता है। अमेजन नदी का डेल्टा मकापा डेल्टा कहलाता है, जिसमें से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वर्त को आर्कटिक वर्त कहा जाता है, जो निम्न में से गुजरता है: अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। 21 जून को अर्धरात्रि आर्कटिक वर्त पर सूर्योदय होता है। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं देशांतर रेखाएं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, अथवा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, अथवा भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व तथा पश्चिम की कोणात्मक दूरी दर्शाती हैं, उन्हें भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहां पर
ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहां पर मैप में देखें तो मैप में यहां पर ये 0 डिग्री है। ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं ये रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं खींची जा रही हैं और लास्ट में जो देशांतर रेखा है, ये जो लास्ट की देशांतर रेखा है, इधर यहां देखते हैं कि एक ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से इधर बढ़ेंगे अपन, पश्चिम में जाएंगे तो यहां पर लास्ट में जो रेखा आएगी वो आएगी 180, यहां पर लास्ट में 180। और इधर जाएंगे अपन लास्ट में, और लास्ट में जो रेखा आएगी वो रेखा आएगी 180। ये वाली भी लास्ट में कितनी आएगी 180। एक बीच में है, ये रेखा 0 डिग्री बीच में है। इससे इधर जाएंगे लास्ट में 180 और इसमें इधर जाएंगे लास्ट में 180। परंतु ध्यान रखना जो 180 है ये इधर जाएंगे तो दोनों एक ही हैं। 180 रेखा एक ही है। इधर जाओगे लास्ट में यहां पहुंचोगे 180 पर, यहां लास्ट इधर जाओगे लास्ट में पहुंचोगे 180 पर, तो 180 रेखा एक ही है। यदि अपन गिनती करें और 1 से चले 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जाएंगे, लास्ट में 180 गिनेंगे और इधर जाएंगे 1 2 3 4, 180 वाली तो गिन ली अपन ने, तो यहां अपन गिनेंगे 179। और एक रेखा ये बीच वाली है, ये एक ये है, एक बीच वाली से 179 इधर और 180 इधर, इनका टोटल किया, टोटल आया 360। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं। नेक्स्ट, यहां पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, दो गोलार्ध बना रही है, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप हैं 3: यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहां पर देखें अपन मैप में, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहा, और 3 में से गुजरती है। ये अफ्रीका, यूरोप, ये अफ्रीका और यहां पर अंटार्कटिका, ये 3 हैं। इनके अलावा ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र एशिया महाद्वीप का है। एशिया महाद्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों हैं, ये पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है। और ये कनाडा है, और ये कनाडा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। एक उत्तरी अमेरिका, 2 दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों हैं, यह पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जबकि ये 3 हैं, 1 2 3। 1 नंबर ये जो है यूरोप, ये अफ्रीका और ये अंटार्कटिका, ये पूर्वी में भी हैं, पश्चिम में भी है, पूर्वी में भी है, पश्चिम में है, पूर्वी है, पश्चिमी है, तीनों हैं जो दोनों गोलार्धों में हैं। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। यहां पर बताया गया है कि यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। और अपन ने पहले पढ़ा था, दो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र ग्रिड कहलाता है।
यहां पर दो देशांतर रेखाएं हैं, ये दो देशांतर रेखा, ये वाली देशांतर रेखा और ये दो अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, इनके मध्य का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, उसे ग्रिड कहा जाता है। दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र है, वह ग्रिड कहलाता है। 3 प्रश्न है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। दो अक्षांश व दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? ग्रिड। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती है। यहां मैप में देखना, यहां पर देखोगे तो इनके जो बीच की दूरी है वह समान नहीं होती है। इनके बीच की दूरी सर्वाधिक कहां दिखाई दे रही है? तो यहां देखते हैं तो इस रेखा पर सर्वाधिक है और यह रेखा है भूमध्य रेखा। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक किस रेखा पर होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होती है या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती है। जबकि इस रेखा से अपन ध्रुवों की ओर ऊपर जाएंगे और ध्रुवों की ओर नीचे जाएंगे तो भूमध्य रेखा के मध्य की दूरी है वो घटती भी जाएगी और लास्ट में जाकर घटकर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है अथवा विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी न्यूनतम ध्रुवों पर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम हो जाती है, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना, आसान तरीके से समझते हैं। देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है, दो देशांतर रेखाओं, उसे कहा जाता है गोरे। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती है, ठीक है। सर्वाधिक कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ऊपर या नीचे, तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घटती जाती है, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है वह बढ़ती जाती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी न्यूनतम ध्रुवों पर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम हो जाती है, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। एग्जाम में 2nd ग्रेड में प्रश्न पूछा था, प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट, देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती हैं। अर्धवर्त का अर्थ यह है, यहां पर देखना, ये पृथ्वी है, इस पर अक्षांश रेखाएं खींची तो ये अक्षांश रेखाएं एक वृत्त बना रही हैं पूरा का पूरा, परंतु देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं हैं यहां पर देखना, ये देशांतर रेखा है, यह इस प्रकार से यहीं तक है, ऐसे वर्त नहीं बनाती है। ध्यान रखना, वर्त नहीं बनाएगी, केवल किसको जोड़ेगी? उत्तर से दक्षिण को जोड़ेगी। देशांतर रेखा है, यह उत्तर से दक्षिण को ही जोड़ती है, पूरा वर्त नहीं बनाती है। देशांतर वर्त वृहत वर्त होते हैं, यानी सारे वर्त होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर सबकी लंबाई है वो बराबर होती है, परंतु अक्षांश में अपन ने देखा था कि अक्षांश में सब वर्तों की लंबाई है वो बराबर नहीं होती, क्योंकि बीच में जो वर्त है, यहां पर बीच में जो है वो सबसे बड़ा है 0 डिग्री अक्षांश वाला, और जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वर्त हैं
वो क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। और सबसे छोटा वर्त जो बनेगा वो बनेगा 89 उत्तरी अक्षांश का या 89 दक्षिणी अक्षांश का। आगे पढ़ते हैं। दो विपरीत स्थित देशांतरों को जोड़ने से बने वर्त को देशांतरीय व्रत अथवा ध्रुवीय व्रत कहा जाता है। विपरीत दिशाएं ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री देशांतर में से घटाया जाता है। यानी एक वर्त बनेगा तो वर्त कैसे बनेगा, वर्त बनेगा तो यहां पर ये एक रेखा आ गई, उस रेखा के सामने वाली जो रेखा होगी वो दोनों, इधर रेखा आ गई, ये रेखा आ गई, दोनों मिलकर के वर्त बनाया। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि दो देशांतरों से मिलकर वर्त बनता है। तो दूसरी सामने वाली देशांतर रेखा कैसे ज्ञात करेंगे, यदि अपन 180 देशांतर में से घटा लेंगे उसके सामने का देशांतर पता लग जाएगा। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत देशांतर कितना है, 50 डिग्री को 180 में से माइनस करेंगे तो यहां पर 130 आया और ये 130 जो आया वो विपरीत देशांतर आया। दूसरी चीज यहां पर यह है कि यहां पर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का वर्त ज्ञात कर रहे हैं तो जो आएगा वो पश्चिमी देशांतर का आएगा। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत देशांतर कितना है, तो 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर का विपरीत देशांतर बताओ। 100 को 180 में से माइनस किया, 80 आया। यहां पर ये पश्चिम है तो यहां पर पूर्वी देशांतर आ गया। एक ध्रुवीय व्रत अथवा देशांतरीय व्रत बनाने के लिए दो विपरीत देशांतरों का योग 180 होना चाहिए। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 150 डिग्री पूर्वी देशांतर के मिलाने से एक देशांतरीय व्रत बनता है, क्योंकि इन दोनों का 30 और 150 का योग कितना हो गया 180, और 180 जोड़ देते हैं तो विपरीत देशांतर आ जाता है। ग्लोब, पृथ्वी। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं 360 रेखाएं होती हैं, अर्धवृत्त बनता है। देशांतरीय व्रत हैं वो 180 व्रत हैं और वृहत व्रत बनते हैं। ग्लोब पर कुल व्रत ग्रेट सर्किल 181 हैं। कहने का मतलब यह है 180 देशांतरीय व्रत हो गए और एक भूमध्य रेखीय व्रत हो गया, ये सबसे बड़े बनते हैं दोनों। प्रति ध्रुवीय देशांतर किसी भी देशांतर की विपरीत गोलार्ध में स्थित जिनका योग 180 होगा उसे प्रति ध्रुवीय देशांतर कहा जाता है, अथवा दिए गए देशांतर को 180 देशांतर से घटाकर प्रति ध्रुवीय देशांतर ज्ञात किया जाता है। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवीय देशांतर बताओ। 180 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवीय देशांतर 150 पश्चिमी देशांतर होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का प्रति ध्रुवीय देशांतर बताओ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ध्यान रखना 180 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्वी और पश्चिमी नहीं लगता है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर है वह पृथ्वी पर एक ही होता है। 180 डिग्री देशांतर में से माइनस 180 डिग्री देशांतर किया तो जीरो देशांतर आया, और जीरो देशांतर को अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा। यहां पर ये अपनी पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री देशांतर है, जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। इसके पूर्व में जाएंगे लास्ट में 180 देशांतर आएगा, और इधर जाएंगे लास्ट में 180 आएगा। ये दोनों रेखा, ये वाली यहां पर देखना, ये रेखा 180 और ये रेखा 180, ये दोनों रेखाएं एक ही हैं। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना हेतु निर्धारित काल्पनिक याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर होता है। ग्रीनविच रेखा का निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था। ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच में स्थित
रॉयल वेधशाला में से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा पर होने वाले समय को कहा जाता है विश्व का समय, ग्रीनविच माध्यम समय, जुलू समय कहा जाता है। यानी ग्रीनविच रेखा पर जो समय होगा उस समय को विश्व का समय, ग्रीनविच माध्यम समय, जुलू समय कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा 3 महाद्वीपों में से गुजरती है, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन 3 देशों से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना देशों से गुजरती है। ये ग्रीनविच रेखा की बात कर रहे हैं अपन। और ग्रीनविच रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप में से गुजरती है, परंतु महाद्वीप के किसी देश में से नहीं गुजरती, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसमें जनसंख्या निवास नहीं करती है, जन शून्य महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 महीने का रात, 6 महीने का दिन होती हैं। नेक्स्ट, यहां पर अपन देखें, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य जो रेखा है वह रेखा है, मध्य में जो रेखा है वह रेखा ग्रीनविच रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये ग्रीनविच रेखा है। यहां पर मैप में देखें, ये बीच में 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और ये ग्रीनविच रेखा ये आपस में कहां मिलती हैं? मैप में देखें तो ध्यान से देखें, ये कहां मिलती हैं। यहां पर ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है और यह ग्रीनविच रेखा है। कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में कहां मिलती हैं या कहां काटती हैं? यहां पर ये जो रेखा है यह रेखा मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और यह ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा और मकर रेखा आपस में कहां काटती हैं या कहां मिलती हैं? यहां पर यही बताया गया है, कर्क वर्त और ग्रीनविच रेखा आपस में मिलते हैं या काटती हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया देश में। यह यहां पर जो देश है वह अफ्रीका महाद्वीप का देश है और अल्जीरिया देश है। विषुवत वर्त ग्रीनविच रेखा आपस में मिलती हैं, यह जल में मिलती हैं और यहां पर अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी, यहां अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी है, वहां पर मिलते हैं। मकर रेखा व ग्रीनविच रेखा आपस में मिलते हैं अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। कहने का अर्थ ये है, ये दोनों बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु जल में हैं और ये जल अटलांटिक महासागर का जल है। अटलांटिक महासागर का अन्य नाम है अंध महासागर। जबकि यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है यह बिंदु स्थल में है और यह अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया देश है। यहां पर ये मैप में देखो, यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। यहां पर मैप में देखें, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो तीनों को काटती है। यहां पर जो मिल रही हैं, यहां पर जो काट रही हैं, ये तो है कर्क रेखा, ये है ग्रीनविच रेखा और ये दोनों यहां अफ्रीका महाद्वीप, ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है उसका नाम है अल्जीरिया। जबकि अन्य 2 स्थल हैं, यहां पर एक बिंदु ये और एक बिंदु ये दोनों बिंदु हैं, यह इस महासागर का भाग हैं और ये जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर का भाग है और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है?
तिथि रेखा। और मैप में देखें यहां पर यह तिथि रेखा दर्शाई हुई है, ये जो रेखा है ये तिथि रेखा है, तिथि रेखा है। आप सामने देखोगे तो तिथि रेखा को घुमाया गया है, यहां पर ये घुमा दिया गया, ये सीधी रेखा नहीं है। सीधी रेखा क्यों नहीं है? क्योंकि इस रेखा के पूर्व में इधर और इस रेखा को क्रॉस करने के बाद में पश्चिम में इधर समय का अंतर नहीं, दिन का अंतर आता है। यहां दिन अलग है और यहां दिन अलग है। अब यदि इसको सीधा कर दिया जाता, यदि इसको इस प्रकार से सीधा कर दिया जाता तो ये देश है, इस एक देश में 2 दिन हो जाते, इसलिए ये अंतर नहीं आए, इसलिए इसको घुमाया गया है। यानी तिथि रेखा को इसलिए घुमाया गया है कि एक देश में एक दिन में 2 दिन नहीं हो। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक महासागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर में से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है जिससे एक देश में 2 तारीख नहीं हो। जब यात्री या नाविक पूर्वी गोलार्ध से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिमी गोलार्ध में जाता है, ये कह रहा है जब कोई यात्री या नाविक पूर्वी गोलार्ध से, ये पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध से पार करके पश्चिमी गोलार्ध में जा रहा है तो 1 दिन का लाभ होगा। कहने का अर्थ यह है पूर्वी गोलार्ध है, वहां पर मंडे है, सोमवार है, तो जैसे ही वो पश्चिमी गोलार्ध में जाएगा तो उसको 1 दिन कम मिलेगा, यानी उस समय संडे होगा, रविवार। जबकि यदि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम में गया तो पूर्वी गोलार्ध में संडे है, तो इधर उसको एक बार दोबारा देखें, एक बार समझें दोबारा कि जब यात्री या नाविक पूर्वी गोलार्ध से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिमी गोलार्ध में जाता है तो 1 दिन का लाभ होता है। यहां बताया गया है पूर्वी गोलार्ध से यदि पूर्व में गए और अपने तिथि रेखा को क्रॉस किया तो 1 दिन का लाभ होगा, यानी पूर्वी गोलार्ध में सोमवार है तो पश्चिमी गोलार्ध में रविवार होगा। इसके विपरीत यदि, ये विपरीत ही बता रहा है, उल्टी बात बता रहा है, इसका विपरीत यदि इस तरफ संडे है और यहां से अपन ने पूर्वी गोलार्ध में गए तो 1 दिन की वृद्धि होगी, यानी यहां पर मंडे मिलेगा। समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। स्थानीय समय पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का वह समय जब सूर्य उस स्थान पर लंबवत चमकता है। जब किसी देशांतर का समय सूर्य के आधार पर निर्धारित वास्तविक समय उस देशांतर का स्थानीय समय कहलाता है। स्थानीय समय को सूर्य समय भी कहते हैं। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त एक साथ होता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है या यहां पर यह 100 डिग्री देशांतर रेखा है। अब 100 डिग्री पर कोई व्यक्ति है, यहां पर इस जगह रहे, यहां पर रहे, ये 3 व्यक्ति हैं जो 100 डिग्री देशांतर पर हैं, तो इन तीनों का या तीनों स्थानों का सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न समय जो होगा वो सब एक साथ होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि इस रेखा पर है, इस रेखा पर यानी ग्रीनविच रेखा है, और ग्रीनविच रेखा पर यदि यूरोप में बैठा है इस रेखा पर, या अफ्रीका में बैठा है, इस रेखा पर जो व्यक्ति होगा उन सभी व्यक्तियों का सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न समय बराबर होगा। परंतु ध्यान रखना, यदि देशांतर बदल गए, इस व्यक्ति का देशांतर
और इस व्यक्ति का देशांतर अलग हैं, जैसे ही देशांतर अलग हुए समय अलग हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यहां पर एक व्यक्ति 0 डिग्री पर बैठा है और एक व्यक्ति 20 डिग्री पर बैठा है, इनके समय में अंतर आएगा क्या? तो सीधी सी बात है, अंतर आएगा। अब अंतर कितना आएगा? तो ध्यान रखना, दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है और यहां पर जो देशांतर हैं वो देशांतरों का कितना अंतर आ रहा है? एक 0 पर बैठा है, एक 20 पर बैठा है, 20 का अंतर आ रहा है। एक को पार करने में 4 लगती हैं, तो 20 को 4 करने में कितने मिनट लगी? 80 मिनट लगी। इसका मतलब 80 मिनट का अंतर आएगा और 80 मिनट को लिखते हैं 1 घंटे 20 मिनट का अंतर आएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करती है, जिस कारण पूरब में सूर्योदय पहले होता है, इसलिए पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे रहता है। सभी देशांतरों का समय भिन्न भिन्न होता है, जबकि एक देशांतर पर उत्तर से दक्षिण तक स्थित सभी स्थानों का समय समान होता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी न्यूनतम ध्रुवों पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। यहां पर यह 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा है, और ये 180 डिग्री है। यदि 0 डिग्री से 180 डिग्री इनके मध्य का समय का अंतर पूछ ले तो क्या होगा? एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगा? 4। 180 को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये लगेंगे 12 घंटे। यदि ग्रीनविच का स्थानीय समय 6 AM है, यहां पर 6 बजे हैं ग्रीनविच रेखा पर, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? पहले ध्यान रखना, किसी भी स्थान से पूरब की ओर जाएंगे समय प्लस होगा। कहीं से भी आप पूरब की ओर जाओ समय प्लस होगा। किसी भी स्थान से जाना है, यदि पूरब की ओर मुंह कर लिया तो समय क्या होगा? प्लस होगा। और यदि किसी भी स्थान से पश्चिम की ओर जाएंगे समय क्या होगा? समय माइनस होगा। यहां पर देखें अपन, ये 0 डिग्री का समय दिया हुआ है और इस 10 डिग्री का पूछ रहा है। अपने को किधर जाना है? अपने को पूरब की ओर जाना है और पूरब की ओर जाते हैं तो समय प्लस होगा। इसका अर्थ हुआ 6 AM से ज्यादा बजेगा। अब कितने ज्यादा बजेंगे? ये क्या कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा का स्थानीय समय 6 बजे हैं, तो 10 डिग्री पूर्वी 10 डिग्री चलना है। 1 डिग्री को चलने में 4 मिनट लगती हैं। 10 देशांतरों को पार करने में अपने को लगेंगी 40 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर समय 6:40 का समय होगा। यही बताया गया है। देशांतरों का अंतर 0 डिग्री देशांतर व 10 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 10 देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में समय लगा 4 मिनट। 10 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा 4 मिनट को 10 देशांतरों से गुणा किया, 40 मिनट समय आ गया। पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है। इस प्रकार 0 डिग्री देशांतर से 10 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ने पर समय बढ़ेगा। यदि 0 डिग्री देशांतर का स्थानीय समय 6 AM है, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय 6:40 AM होगा। और यही यहां पर पूछा गया था कि यहां पर 0 डिग्री पर 6 बजे हैं, तो यहां पर कितना होगा? 40 ज्यादा होंगे, यानी 6:40 होंगे। यहां AM का टाइम है तो यहां भी AM हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी देशांतरों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। पृथ्वी पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जाने पर स्थानीय समय और मानक समय बढ़ता है। क्या कह रहा है? पश्चिम दिशा से पूरब, बिल्कुल सही कह रहा है। पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे समय बढ़ेगा। पृथ्वी पर
पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाने पर स्थानीय समय मानक समय दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। यहां पर पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय क्या होगा, घटेगा। भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है, जबकि पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी यहां पर यह कह रहा है कि अपना ये भारत है, ये अपना भारत, ये भारत है। इस भारत के पश्चिम में जो राज्य है ये गुजरात है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश हैं, इनके मध्य देशांतरों का अंतर देखें तो 30 देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 30 देशांतरों को पार करने में 120 मिनट लगेंगी। 120 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। और यहां पर यही बताया गया है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यदि मानक समय का अंतर पूछता तो मानक समय तो पूरे भारत का एक ही है, तो मानक समय में कोई अंतर नहीं आता। ये प्रश्न आरपीएससी ने 3rd ग्रेड में पूछा था। जब आरपीएससी 3rd ग्रेड करवाती थी उस समय पूछा था कि भारत के स्थानीय समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यदि अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय 6 बजे है तो गुजरात का स्थानीय समय क्या होगा, 4 बजेंगे, क्योंकि गुजरात यहां पर ये भारत है और भारत में यहां पर ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश है और अपने को पश्चिम में जाएंगे तो यहां पर गुजरात आएगा। ये समय दिया हुआ है और गुजरात का पूछा है तो गुजरात का समय यहां 6 बजे हैं, यानी यहां पर 6 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात में 2 घंटे बाद में 2 घंटे कम बजते हैं, इसका मतलब यहां 4 बजेंगे। नेक्स्ट, भारत का स्थानीय समय प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग है। भारत का मानक समय संपूर्ण भारत का एक है। यानी मैं आपसे पूछूं भारत के स्थानीय समय में कितना अंतर है, इसका अर्थ यह, मैंने आपसे पूछा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितना अंतर है, आप बताओगे 2 घंटे का अंतर है। परंतु मैं कहूं भारत में मानक समय में कितना अंतर है, मानक समय में कोई अंतर नहीं है। यदि गुजरात में 10 बजते हैं तो मानक समय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भी 10 बजेंगे। राजस्थान, गुजरात, भारत के 28 राज्यों में समय समान होगा। यदि अरुणाचल प्रदेश का मानक समय 6 AM है तो गुजरात का मानक समय क्या होगा, गुजरात में भी 6 बजेंगे, क्योंकि संपूर्ण भारत का मानक समय क्या होता है, 1 होता है। देशांतरों का अंतर ज्ञात करना। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है। यहां एक बात समझना, मैप में समझते हैं, यहां पर एक ये देशांतर है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है यह देशांतर मध्य में है। इसके पूर्व में बढ़ेंगे तो सारे देशांतर पूर्वी देशांतर आएंगे। यहां पर एक देशांतर, ये जो देशांतर है ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और यहां पर ये 120 डिग्री है। अब आपसे पूछा जाए 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, इनके मध्य कितने देशांतरों का अंतर है, तो 40 और 120 को माइनस करेंगे, 80 का अंतर है। इसी प्रकार यदि ये पूछा जाए कि 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है, ये पूछ रहा है। यहां पर 2 हैं तो इनका अंतर कितना होगा, ये कितने देशांतर था, 120। यदि ये देशांतर था 120 और ये कितना है 100, ये लिखते हैं 120 और ये 160। अब इनके मध्य का पूछ रहा है तो 160 में से 120 माइनस कर देंगे, कितने का अंतर आएगा, 40 का आएगा। यदि दोनों एक ही गोलार्ध के हों, पूर्वी पूर्वी के हों या पश्चिमी पश्चिमी के हों, तो ज्ञात करने के लिए माइनस कर देंगे। परंतु ध्यान रखना, यदि एक दे दे पूर्वी, जैसे इसने दिया है यहां पर पूर्वी, ये दिया है 60 डिग्री पूर्वी और 100 डिग्री पश्चिमी, इनके मध्य कितना अंतर है, दोनों अलग अलग गोलार्ध के हों तो दोनों को प्लस करना है, जोड़ना है। यानी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर,
इनके मध्य कितने देशांतरों का अंतर है? तो 160 देशांतरों का अंतर है। यही बात यहां पर बताई गई है और यही अंतर ज्ञात करना है। यदि ये भी पूर्वी है, ये पूर्वी है, दोनों एक ही गोलार्ध के हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 20 डिग्री पूर्वी, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, माइनस किया तो अंतर आया 30 का। जब दोनों देशांतर एक ही गोलार्ध में हों तो दोनों देशांतरों का अंतर ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है। 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है? दोनों देशांतर एक ही गोलार्ध के हैं, इसलिए माइनस करेंगे। दोनों देशांतर एक ही गोलार्ध के हैं, इस कारण देशांतरों का अंतर ज्ञात करने के लिए दोनों देशांतरों को घटाया जाएगा। 90 में से 50 माइनस किए उत्तर आएगा 40 देशांतर। ध्यान रखना, जो उत्तर आया 40 देशांतर, इसके पूर्वी और पश्चिमी दोनों में से कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ देशांतर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। जब दोनों देशांतर अलग अलग गोलार्ध के हों तो देशांतरों का अंतर ज्ञात करने के लिए दोनों देशांतरों को जोड़ा जाता है। यहां पर यदि पूछा जाए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है, तो दोनों देशांतर अलग अलग गोलार्ध के हैं, इस कारण दोनों देशांतरों का अंतर ज्ञात करने के लिए जोड़ा जाएगा और 80 और 20 को जोड़ा तो 100 आया। ये 100 देशांतरों का अंतर है। इसी प्रकार पूछा जाए 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है? ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए 10 डिग्री पश्चिमी और 15 डिग्री पूर्वी दोनों को जोड़ेंगे, कितना आया? 25 देशांतर अंतर आया। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। बताओ 30 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 को 4 से गुणा किया, 120 मिनट लगेंगी, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। मानक समय, किसी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को उस देश की मानक रेखा कहा जाता है, जिससे उस देश के समय की गणना की जाती है। भारत का मानक समय या भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ध्यान रखना, यहां पर मैं आपसे पूछूं भारत की मानक रेखा बताओ, ए में ऑप्शन दिया 82 डिग्री 30 मिनट और बी में ऑप्शन दिया 82 डिग्री 50 मिनट। ये C-टेट में प्रश्न पूछा गया था। भारत की मानक रेखा दोनों में से ए है या बी है? तो ध्यान रखना, सही उत्तर जो होगा वह होगा ए। ये गलत है। 82.5 देशांतर हैं, वह 82 डिग्री 50 मिनट नहीं लिखे जाते, क्योंकि मिनट तो 60 होती हैं कुल, और 60 में से 60 का आधा है, तो 60 का आधा 30 होता है, 50 नहीं होता है। भारत की मानक रेखा का निर्धारण 1947 ईस्वी में किया गया। भारत की मानक रेखा का निर्धारण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी स्थान से किया गया है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। भारत की मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है? तो 0 डिग्री देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माइनस करेंगे, उत्तर आएगा 82.5 देशांतर। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 82 यहां पर ये किया हुआ है, 82 को 4 से गुणा किया तो 328 मिनट आई, और आधे देशांतर को 4 से किया तो 2 मिनट आई। 328 और 2 को प्लस किया 330 मिनट आई। यानी कहने का अर्थ ये है 82.5 डिग्री देशांतरों को पार करने में 330 मिनट लगती हैं। 330 मिनट के घंटे बनाएंगे तो यहां पर 5.5 घंटे बनेंगे। नेक्स्ट, मानक रेखा देखें, पाकिस्तान की, भारत और बांग्लादेश की, इनकी मानक रेखाओं में आधे आधे घंटे का अंतर है। ऐसे समझना, भारत और पाकिस्तान की मानक रेखा में कितने समय का? आधे घंटे का। भारत और बांग्लादेश में कितने का? आधे घंटे का।
अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ पाकिस्तान और बांग्लादेश की मानक रेखा में कितने समय का अंतर आया, तो आधा घंटा ये, आधा घंटा ये, 1 घंटे का अंतर आया। पाकिस्तान की मानक रेखा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और बांग्लादेश की मानक रेखा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बांग्लादेश की मानक रेखा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत व पाकिस्तान की मानक रेखा में 7.5 देशांतर 30 मिनट का अंतर है। भारत व बांग्लादेश की मानक रेखा में 7.5 देशांतर 30 मिनट का अंतर है। पाकिस्तान व बांग्लादेश की मानक रेखा में 15 देशांतर और 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर है। जब भारत का मानक समय 2 PM हो उस समय पाकिस्तान में आधे घंटे कम बजेंगे यानी 1:30 बजेगा, और उस समय बांग्लादेश में आधा घंटा ज्यादा होगा यानी बांग्लादेश में 2:30 बजेंगे। पाकिस्तान में 1:30 बजे, बांग्लादेश में 2:30 बजे, इसका मतलब 1 घंटे का अंतर आ गया। और उस समय भारत में 2 बजे हैं, तो भारत और पाकिस्तान में आधे घंटे का और भारत और बांग्लादेश में भी आधे घंटे का अंतर आ गया। जिन देशों का पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर विस्तार अधिक होता है उन देशों में मानक रेखा 1 से अधिक होती हैं। जैसे रूस में 11 मानक रेखाएं हैं, और 11 मानक रेखाएं कौन कौन सी हैं? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 105 डिग्री पूर्वी देशांतर, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, 135 डिग्री पूर्वी देशांतर, 150 डिग्री पूर्वी देशांतर, 165 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह देशांतर हैं वो मानक रेखाएं किसके हैं? रूस के हैं। जबकि भारत की मानक रेखा वो एक ही है और उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहां पर यह बताया गया है ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है और यह 82.5 डिग्री भारत की मानक रेखा है, और भारत की मानक रेखा और ग्रीनविच रेखा है, इनके मध्य में 5.5 घंटे का अंतर होता है। ग्रीनविच रेखा का समय 2 PM है, तो भारत का मानक समय उससे 5.5 घंटे आगे होगा। इसका मतलब 7:30 PM होगा। भारत की मानक रेखा का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, अथवा ग्रीनविच रेखा का समय भारत की मानक रेखा से 5.5 घंटे पीछे होता है। नेक्स्ट, यहां पर बताया गया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या 3, दोबारा देखते हैं, यहां पर यह बताया गया है यह पृथ्वी है और यह भूमध्य रेखा है 6378 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या है वह 6378 किलोमीटर है या 3963 मील है। जबकि पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या है वह 6357 किलोमीटर या 3950 मील है। यहां पर यह पृथ्वी का व्यास है और पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। यहां पर दोबारा देखें, यहां पर यह पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र है और यहां पर भूमध्य रेखीय है, तो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है वो कितनी है? 6378 किलोमीटर है। और यहां पर ये जो है ये ध्रुवीय त्रिज्या है और ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है? 6357 किलोमीटर है, यानी 3950 किलोमीटर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर परिधि किसे कहते हैं? वृत्त अथवा दीर्घवृत्त के बाहरी घेरे की त्रिज्या को परिधि कहा जाता है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय परिधि है वह 40,075 किलोमीटर है या 24,901 मील है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है वह 40,007 किलोमीटर है या 24,859 मील है। कहने का अर्थ यह है कि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में कितना अंतर है, तो आप यहां पर 40,075 और 40,007 में से माइनस कर देना, वह आपका अंतर आ जाएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहा जाता है।
संक्रांति किसे कहते हैं? पृथ्वी के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। करक संक्रांति 21 जून को सूर्य करक रेखा पर लंबवत होता है, इसे करक संक्रांति कहा जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटी होती है, जबकि इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटी होती है, जबकि इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा, रात बड़ी होती है। विषुव किसे कहते हैं? यह पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस दिन सर्वत्र यानी हर जगह दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसे शरद विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसे वसंत विषुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती हैं। दिन लगातार होगा 21 मार्च से 23 सितंबर तक और रात होगी 23 सितंबर से 21 मार्च तक। दक्षिणी ध्रुव में 6 माह का दिन और 6 माह की रातें होती हैं। दिन होगा 23 सितंबर से 21 मार्च 6 माह और रात होगी 21 मार्च से 23 सितंबर। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है और पृथ्वी के गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि है वह 20,004 किलोमीटर है। 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की दूरी है वह 10,002 किलोमीटर है। 90 डिग्री अक्षांश की दूरी 10,002 किलोमीटर है और 1 डिग्री अक्षांश की दूरी है वह 111.13 किलोमीटर है। यानी 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी हुई? 111.13 किलोमीटर। 1 मिनट अक्षांश की दूरी कितनी होगी? 1 डिग्री अक्षांश में 111.13 किलोमीटर होगी और 60 मिनट में 111.13 किलोमीटर होगी। परंतु यदि 1 मिनट की पूछे तो 111.13 में 60 का भाग देंगे, ये होगी 1.852 किलोमीटर। 1 मिनट अक्षांश की दूरी होगी 1.852 किलोमीटर। 1 सेकंड अक्षांश में कितनी दूरी होगी? 1 मिनट में होती है 1.85 किलोमीटर, 60 सेकंड में होती है 1.85 किलोमीटर। ध्यान रखना 1 मिनट और 60 सेकंड का अर्थ एक ही है, परंतु 1 सेकंड अक्षांश में कितनी होगी? तो 1.85 में 60 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.0308 किलोमीटर। 1 सेकंड में अक्षांश की दूरी होगी 0.0308 किलोमीटर। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। बताओ भारत का विस्तार कितने देशांतरों के मध्य है? यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट हैं और यहाँ 68 डिग्री 7 हैं, तो 25 में से 7 माइनस किए तो उत्तर आया 18 और 97 में से 68 माइनस किए उत्तर आया 29, यानी 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का अंतर है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर है। भारत के स्थानीय समय में कितना अंतर है? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो 29-18 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 29 डिग्री को पार करोगे तो 4 मिनट, 116 मिनट लगी, और ये जो 29 डिग्री 18 मिनट है, इन मिनट को पार करेंगे, इन मिनट को पार करने में सेकंड का समय लगता है, तो 18 मिनट देशांतर को 4 सेकंड से किया तो ये 72 सेकंड आई। 116 मिनट और 72 सेकंड है, इनको अपन ने प्लस किया यहाँ पर तो 117 मिनट और 12 सेकंड। 117 मिनट को घंटे में बदला, 1 घंटा 57 मिनट आई और ये 12 सेकंड वैसे की वैसी रह गई। पहले अपन ने देखा था भारत के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, परंतु पूरा पूछा जाए फिक्स कितना है तो 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड का अंतर है।
यहां पर ये भारत का मैप है। भारत का मैप देखना, भारत में से कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा गुजर रही है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यदि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर का स्थानीय समय सुबह के 6 बजे है तो बताओ 15 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यहां कह रहा है इस पर 0 डिग्री है, 6 बजे हैं, और यहां का पूछ रहा है 15 डिग्री पर क्या बजेगा। अपने को पता है कि पूरब की ओर जाते हैं समय प्लस होता है। देशांतरों का अंतर कितना आया? 15। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 15 को पार करने में 60 मिनट लगेंगी। इधर जाएंगे 60 मिनट ज़्यादा लगेंगी। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटा लगेगा, तो यहाँ पर 7 AM का समय होगा। देशांतरों का अंतर 15, 0 माइनस किया तो 15 देशांतर आए। एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट, 15 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा। 15 देशांतर 4 मिनट को गुणा किया 60 मिनट, और 60 मिनट को बोलते हैं 1 घंटे का अंतर आया। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। अपन 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो 1 घंटे का समय बढ़ेगा, यानी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय 7 AM होगा। इसका उत्तर यहां पर आएगा 7 AM। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यदि ग्रीनविच रेखा का स्थानीय समय सुबह के 6 बजे हैं तो बताओ 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? यहां पर 0 डिग्री देशांतर पर समय 6 बजे हैं। अब यहां पर पहले देखो चलना किधर है? 0 से पूरब की ओर चलना है, पश्चिम दिशा में। अपने को चलना है पश्चिम में, और पश्चिम में जाते हैं समय कम होता है। इसका मतलब 6 से कम बजेंगे, और इधर जाएंगे तो 15 देशांतर पार करने पड़ेंगे। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 15 को पार करने में 60 मिनट लगेंगी। यानी यहाँ 6 बजे हैं तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर 7 बजेंगे। ये देखो देशांतरों का अंतर 15 पश्चिमी देशांतर और 0 डिग्री देशांतर है, इनके मध्य का अंतर कितना हुआ? 15 देशांतर हुआ। यहां पश्चिमी नहीं आएगा, ये देशांतर ही है। एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट, 15 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा 15 देशांतर और 4 मिनट, यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटे का। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय 6 AM है तो पश्चिम में 15 देशांतर जाने पर 1 घंटे का समय लगेगा। 15 पश्चिमी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? यहाँ पर 5 AM होगा। यहाँ पर समय क्या होगा? 1 घंटा कम होगा। ध्यान रखना, ये गलती से अपन ने गलती कर दी कि यहाँ पर जाते हैं समय कम होता है, 1 घंटा कम होगा, तो यहाँ पर 5 AM होगा। गलती से अपन ने 6 कर दिया था। इधर जाएंगे समय माइनस होता है, तो 6 से कम होगा तो कितने बजेंगे? 5 AM का होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यदि ग्रीनविच रेखा पर स्थानीय समय सुबह के 8 बजे हैं तो बताओ 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? सबसे पहले ये देखें कि यहां पर पूरब की ओर जाएंगे समय ज्यादा होगा या कम होगा? पूरब की ओर जाते हैं समय प्लस होता है, इसका मतलब समय ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 8 AM से ज्यादा होगा। अब ज्यादा कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए देशांतर का आधार लेना पड़ेगा। 0 से 50 पूर्वी देशांतर पर जाएंगे, देशांतरों का अंतर कितना आएगा? 50। एक देशांतर को पार करने में कितना? 4 मिनट। 50 देशांतरों को पार करने में कितने मिनट लगी? 50 को 4 से गुणा किया, 200 मिनट लगी। इसका मतलब ये हुआ इधर जाएंगे 200 मिनट ज्यादा लगेंगी। यही यहां पर निकाला गया है और यही बताया गया है। देशांतरों का अंतर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर का अंतर 50 डिग्री देशांतर आया। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, 50 देशांतरों को पार करने में 50 गुणा 4, 50 को 4 से 200 मिनट लगी। 50 को 4 से गुणा किया, 200 मिनट लगी थी ना। 50 को 4 से किया, 200 मिनट लगी। और ये 200 मिनट हैं, इनको घंटे में बदले तो 3 घंटे 20 मिनट लगे। ये 0 डिग्री देशांतर से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर 3 घंटे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगी। 0 डिग्री देशांतर पर 8 बजे हैं तो यहाँ पर
3 घंटे ज़्यादा होंगे 50 पर, तो 8 में 3 घंटे 20 मिनट जोड़ी तो 11:20 का समय होगा। यानी यहाँ पर 8 बजे हैं तो इधर जाएंगे 3 घंटे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगी, यानी 11:20 होंगी। यहाँ AM है तो यहाँ पर भी AM होगा। सही उत्तर है 11:20 का समय। आगे देखते हैं, यदि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी का स्थानीय समय AM है, तो बताओ ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा। अपने को पता है कि भारत की मानक रेखा और ग्रीनविच रेखा के मध्य कितने समय का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। सीधी सी बात है, 5.5 घंटे का है, तो यहाँ 8 बजे हैं तो 8 से 5.5 घंटे कम बजेंगे। 8 में से 5.5 घंटे कम करेंगे, वो समय यहाँ आ जाएगा। अब तरीके से निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं। देशांतरों का अंतर 0 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इनका अंतर आया 82.5 डिग्री देशांतर। ध्यान रखना माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां देशांतर देखने अपने को। एक देशांतर को पार करने में 4 घंटे लगते हैं, 82.5 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा, 330 मिनट लगेंगी, यानी 5 घंटे 30 मिनट का लगेगा। 0 डिग्री देशांतर का स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय से 5.5 घंटे कम है। ये कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर का समय कम है तो माइनस करना है। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बजे हैं और 0 डिग्री देशांतर का समय तो 5 घंटे 30 मिनट कम करना है। कम किया तो आए 2 घंटे 30 मिनट, यहां पर 2:30 का समय है। अपना उत्तर होगा 2:30। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का देशांतरीय अंतर और स्थानीय समय का अंतर बताइए। देशांतर ये कह रहा है कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इनका अंतर ये 25 है, ये 7 हैं, इनका अंतर किया तो कितना आया 18। ये 97 है, ये 68 है, अंतर किया कितना आया 29। अपने पास अंतर जो आया वह आया 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगी, 29 डिग्री 18 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा, ये समय लगेगा टोटल 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। कैसे निकाला, 29 डिग्री हैं, इनको पार करने में समय लगा 116 मिनट। 116 मिनट को लिखते हैं अपन 1 घंटा 56 मिनट, और यह जो मिनट हैं इनको पार करने में सेकंड लगी। 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड लगती हैं। 18 को पार करने में कितनी लगी, 18 को 4 से गुणा किया 72 सेकंड लगी। 72 सेकंड को मिनट में बदलेंगे, 1 मिनट 12 सेकंड। यहाँ 1 घंटा ऐसा कैसा आ गया, ये 56 मिनट है, ये 1 मिनट है, इन दोनों को किया 57 मिनट आ गई, और ये सेकंड आ गई। ये उत्तर हो गया 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर है। आगे बढ़ें। यदि भारत के अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय 5 AM है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय बताओ। यहां पर अंतर अपन ने पहले देख लिया, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों को पार करने में समय लगेगा 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, जो अभी अपन ने देखा है। यहां पर है, ये कह रहा है 69 डिग्री 7 मिनट का पूछा है और 97 डिग्री 25 मिनट का दिया हुआ है, और इनका जो अंतर आता है ये अपन पश्चिम में जाएंगे समय कम होगा, और कम कितना होगा, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड कम होगा। और यदि 5 में से अपन 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड कम करेंगे तो अंतर आएगा 3 घंटे 2 मिनट 48 सेकंड AM का समय होगा। आगे बढ़ते हैं। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितना अंतर है देशांतरों का। यह कह रहा है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितना अंतर है। दोनों एक ही गोलार्ध के हैं इसलिए दोनों को माइनस करेंगे। 50 में से 100, 100 का माइनस किया 50 आए। ध्यान रखना प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, अपने को संख्या चाहिए। 50 देशांतरों का अंतर है। दोनों देशांतर एक ही गोलार्ध के हैं इसलिए अपन ने क्या किया, घटाया। यहां कह रहा है कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, एक पूर्वी है एक पश्चिमी है। ये कह रहा है पश्चिमी,
ये कह रहा है 100 डिग्री पश्चिमी और 50 डिग्री पूर्वी, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। ये दोनों अलग अलग गोलार्ध के हैं, इसलिए 100 और 50 को जोड़ दिया, उत्तर कितना आया? 150 आ गया। 150 देशांतर, दोनों देशांतर अलग अलग गोलार्ध के हैं, तो दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, 120 डिग्री पश्चिमी, 150 नहीं, यहां दोबारा देखें एक बार देखें, ये कह रहा है कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है? ये भी पूर्वी है और ये भी पूर्वी है, दोनों एक ही गोलार्ध के हैं, इसलिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और 120 में से 50 माइनस किए तो 70 अंतर आ गया, और यदि दोनों अलग अलग होते तो प्लस कर देते। ये देखो यहां पूर्वी और पश्चिमी दोनों अलग अलग हैं, यहां तो क्या करेंगे? दोनों अलग अलग है, प्लस करेंगे, और ये 20 है, ये 120 है, 120 और 120 को प्लस किया तो 140 अंतर आ गया। दोनों देशांतर अलग अलग गोलार्ध के हों तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का है? ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, ये दोनों देशांतर अलग अलग गोलार्ध के हैं, इसलिए जोड़ देंगे। 150 और 30 दोनों को जोड़ा, 180 देशांतरों का अंतर आ गया। अब शायद आपको समझ में आने लग गई होंगी चीजें कि देशांतरों का अंतर कैसे निकालते हैं। पृथ्वी पर कुल देशांतर कितने हैं? 360 रेखाएं हैं। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो 15 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 मिनट, और 60 मिनट को अपन लिखते हैं 1 घंटे का अंतर होगा। 180 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 180 को 4 से गुणा करेंगे 720 मिनट लगेंगी, और 720 मिनट को लिखते हैं 12 घंटे, यानी 720 है उसमें 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 घंटे। 360 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 360 को 4 से गुणा करेंगे तो 1440 मिनट लगेंगी, और 1440 मिनट हैं, इनमें 60 का भाग देंगे तो 24 घंटे, यानी 1440 मिनट बोलो या 24 घंटे, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। यदि लंदन का स्थानीय समय सुबह के 6 बजे हैं तो बताओ जयपुर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? अब यहां पर 7 बजे हैं, अपने को पूर्व में जाना है पश्चिम में जाना है? अपने को जाना है पूर्व में, और पूर्व में जाना है, समय क्या होगा? प्लस होगा। कितना प्लस होगा? ये 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, देशांतरों का अंतर है 75। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 75 को 4 से गुणा करेंगे, जो समय आएगा उतना आगे बढ़ना है, यही निकालते हैं। देशांतरों का अंतर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 75 देशांतर आगे। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, 75 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 75 को 4 से गुणा किया 300 मिनट, और 300 मिनट को लिखते हैं अपन 5 घंटे। 0 डिग्री देशांतर पर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय बढ़ेगा कितना? 5 घंटे। यदि लंदन 0 डिग्री देशांतर का स्थानीय समय 7 AM है तो जयपुर का 5 घंटे बढ़ेंगे, यानी दोपहर के 12 बजेंगे। यहां पर जो समय है वह समय कितना दिया हुआ है? 7, और इधर जाएंगे 5 घंटे बढ़ाने हैं, और 5 घंटे बढ़ाने हैं तो कितने हो जाएंगे? 12 बज जाएंगे। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सायंकाल के 5 बजे हैं तो बताओ बीजिंग कहां पर है? 137 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, उसका स्थानीय समय अपने से पूछा है। कोई बात नहीं, कितना भी पूछ ले अपन बताएंगे। ये भारत का दिया है और अपने से इसका पूछा है, इसका मतलब पहले देखेंगे कि पूर्व में जाएंगे प्लस में जाएंगे पश्चिम में जाएंगे, अपन जाएंगे पूर्व में, इसका मतलब यहां समय ज्यादा आएगा। अब कितना ज्यादा आएगा ये निकालने के लिए 137 और 82.5 को माइनस करेंगे, और जो देशांतर आएगा उसको 4 से गुणा करेंगे, और जो समय आएगा उसको प्लस कर देंगे। यही किया है। देशांतरों का अंतर 137 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 55 देशांतरों का अंतर आया। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 55 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 55 को 4 से गुणा किया, उत्तर आया 220 मिनट। 220 मिनट का अर्थ हो गया 3 घंटे 40 मिनट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय 5 PM है, तो 37.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय कितना होगा? इसमें 3 घंटे 40 मिनट प्लस करनी है, प्लस की कितना हुआ? 8:40 PM। यहां पर ये अपना जो उत्तर होगा
वह होगा 8:40 PM का समय होगा, क्योंकि यहां पर PM है तो यहां पर भी PM आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानक समय। मानक समय किसी क्षेत्र विशेष के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर लिया गया समय मानक समय कहलाता है। और भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत की मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पहले अपन ने देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। भारत की मानक रेखा का निर्धारण 1 सितंबर 1947 में किया गया था। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ग्रीनविच रेखा के समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बांग्लादेश की मानक रेखा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। बांग्लादेश की मानक रेखा और भारत की मानक रेखा में कितने देशांतरों का अंतर है? भारत की 82.5 है, बांग्लादेश की 90 है। 90 में से 82.5 अपन माइनस करेंगे, उत्तर आएगा 7.5 देशांतर। और यदि समय का अंतर पूछे, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 7.5 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? 7.5 को 4 से गुणा किया, 30 मिनट का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मानक समय बताया गया है। कह रहा है लंदन की मानक रेखा 0 डिग्री देशांतर है, पाकिस्तान की 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, बांग्लादेश की 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यदि भारत का मानक समय 6 PM है तो लंदन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मानक समय बताओ। अब यदि भारत का मानक समय 6 है तो बांग्लादेश का मानक समय भारत से आधे घंटे आगे होगा, बांग्लादेश 6:30 बजेंगे। और पाकिस्तान का भारत से आधे घंटे पीछे होगा, यानी पाकिस्तान का मानक समय 5:30 होंगे। और भारत और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। इसका मतलब भारत में 6 बजे हैं, उस समय लंदन में 2:30 बजेंगे। बांग्लादेश का मानक समय भारत के मानक समय से 30 मिनट आगे, पाकिस्तान का मानक समय भारत के मानक समय से 30 घंटे पीछे, लंदन का समय भारत के मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। यहां पर भारत है। भारत के मैप के बारे में देखते हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पर हैं। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा पर हैं? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल। एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। यहां पर बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। और भारत के साथ सबसे कम लंबी स्थलीय सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। अफगानिस्तान सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है? उनके नाम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार और बांग्लादेश, इनके साथ लगती है। भारत के वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये वे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब भारत के वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी नहीं है और तटीय पर भी नहीं है, बीच में हैं, यानी राज्यों से घिरे हुए राज्य कौन से हैं? तो राज्यों से घिरे हुए राज्य 4 हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जो भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है। और भारत का दूसरा राज्य कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है? वह असम राज्य है, और असम भारत के 7 राज्यों से सीमा बनाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।